गाइस, स्वैप दिस साइट एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस। हम वीडियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इन द वायरोलॉजी सेक्शन दैट इज़ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस स्टार्ट करेंगे। एंड सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वायरसेस की जनरल प्रॉपर्टीज़। तो वायरसेस क्या होते हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं जिसमें एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है। या तो उनके अंदर बॉडी में उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें दोनों डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट है, उसमें या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा एज देयर जीनोम। सो स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं जिसके अंदर एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड होगा। ऑल्सो इसके अंदर आपको कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी आउटसाइड द लिविंग सेल्स। वायरसेस में कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती लिविंग सेल्स के बाहर, इनकी कोई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती है। ऑल्सो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से मल्टीप्लाई करते हैं और बाइनरी फिजन नहीं करते, तो दे मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दे नॉट बाय बाइनरी फिजन। ये जो है एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं वायरसेस। अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें वायरसेस की, सो मॉर्फोलॉजी साइज़, तो वायरसेस का साइज़ जो होता है काफ़ी छोटा होता है अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरेटिव। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शंस वायरस पार्टिकल है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल, इसको हम वीरियन बोलेंगे। लार्जेस्ट वायरस स्मॉल पॉक्स वायरस है जो 300 नैनोमीटर का होता है, और जो सबसे छोटा वायरस है वो हमारा पेरो वायरस है, वो तो 20 नैनोमीटर का होता है। ये हमने साइज़ देख लिया कि वायरस सबसे छोटा होता है और इसके एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल को वीरियन बोलते हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा वायरस। और स्ट्रक्चर और सिमेट्री देखें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वीरियन जो होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल जो होता है, तो वीरियन में एक बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड किससे सराउंडेड होता है, दिस न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए या डीएनए, ये सराउंडेड होता है प्रोटीन कोड से, जिसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं, बाय अ प्रोटीन कोड न्यूक्लियोकैप्सिड। इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट विच आर नोन एज कैप्सोमर्स। और जो न्यूक्लियोकैप्सिड है बेसिकली जो प्रोटीन की कवरिंग है ना, प्रोटीन का कोट है ये जीनोम के अराउंड, तो न्यूक्लिक एसिड के अराउंड प्रोटीन का कोट है। तो ये प्रोटीन का कोट जो है बेसिकली इसकी भी छोटे छोटे यूनिट्स होती है, न्यूक्लियोकैप्सिड की छोटी छोटी यूनिट्स होती है जिसको हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट देयर इज अ सिमेट्री। सिमेट्री कितने टाइप्स की होती है, तो सिमेट्री 3 टाइप की होती है। किस बेसिस पे सिमेट्री होती है, अब ये जो हमने कैप्सोमियर्स देखे थे ना, बेसिकली हमने न्यूक्लियोकैप्सिड देखा जीनोम के जो हमने न्यूक्लिक एसिड के अराउंड जो न्यूक्लियोकैप्सिड देखा विच इज़ मेड अप ऑफ द कैप्सोमियर। सो इस कैप्सिड के बेसिकली 3 टाइप के कैप्सिड किस तरह से अरेंज है उसमें। सो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के अराउंड जो कैप्सिड किस तरह से अरेंज है उस बेसिस पे 3 टाइप की सिमेट्री होती है। फर्स्ट इज आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, दैट इज क्यूबिकल सिमेट्री भी बोलते हैं इसको। सेकंड इज हेलाइकल सिमेट्री एंड देन इज द कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री एंड द कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। जो 3 टाइप की सिमेट्री होती है, आइकोसाहेड्रल, हेलाइकल एंड द कॉम्प्लेक्स। एंड देन देयर कम्स द शेप। तो शेप बेसिकली अगर हम वायरस स्ट्रक्चर और इसमें देखें तो इसकी शेप कैसी होती है इसके बाद, तो शेप इसकी डिफरेंट शेप में आ सकता है, वेराइज इन द डिफरेंट शेप। पॉक्स वायरस जो होता है, जो सबसे मैंने आपको बोला था पॉक्स वायरस ब्रिक शेप का होता है, और रेबीज़ वायरस जैसे बुलेट शेप का हो गया। तो पॉक्स वायरस जैसे ब्रिक शेप का आता है, रेबीज़ वायरस बुलेट शेप का, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इफ वी सी, तो 1 काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए, वायरल प्रोटीन एंड लिपिड होती हैं। कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस, अगर वायरसेस का कल्टीवेशन करें तो वायरसेस को हम ग्रो नहीं कर सकते ऑन एनी काइंड ऑफ इनएनिमेट कल्चर। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या देखा कि 1 काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए। वायरल प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं इसके अंदर, सो वायरल प्रोटीन एंड लिपिड्स होते हैं इसके अंदर। कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस का कल्टीवेशन कैसे होगा कि इनको हम बेसिकली कोई इनएनिमेट कल्चर मीडिया, जैसे आप बैक्टीरिया को डिफरेंट डिफरेंट कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं ना, कल्चर प्लेट्स पे ग्रो करते हैं। सो वायरस का अगर कल्टीवेशन देखें तो दे कांट बी ग्रोन ऑन एनी ऑफ द इनएनिमेट कल्चर मीडिया। 3 मेथड होते हैं वायरस के कल्टीवेशन के लिए। आप इसमें या तो आप इनामल जो एनिमल है उसको इनोकुलेशन कर सकते हो। एनिमल इनोकुलेशन मतलब एनिमल की बॉडी में आप इंजेक्ट करते रहो, तो वो वाला मेथड एनिमल इनोकुलेशन, एम्ब्रायोनेटेड एग इनोकुलेशन, एंड थर्ड वन इज टिश्यू कल्चर। तो देयर आर 3 मेथड। एनिमल में आप कर रहे हो तो एनिमल इनोकुलेशन, उसके अलावा आएगा एम्ब्रायोनेटेड एग इनोकुलेशन, एंड थर्ड वन इज टिश्यू कल्चर। एनिमल इनोकुलेशन क्या होगा,
एनिक्यूमल इनोकुलेशन किस लिए यूज़ में लेंगे? फॉर प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ सर्टेन वायरसेस। सर्टेन वायरसेस जो है उनके उनमें प्राइमरी आइसोलेशन के काम में लेंगे। सो इट इज़ यूज्ड फॉर प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ सर्टेन, कुछ वायरसेस के प्राइमरी आइसोलेशन में काम में लेंगे। हम पैथोजेनेसिस स्टडी करने के लिए एनिमल इनोकुलेशन मेथड काम में ले सकते हैं। ऑल्सो वायरल ऑन्कोजेनेसिस को स्टडी करने के लिए हम एनिमल इनोकुलेशन काम में ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ द एम्ब्रायोनिक एग इनोकुलेशन। इससे भी आप जो है वायरसेस का कल्टिवेशन कर सकते हो। सो एम्ब्रायोनिक एग इनोकुलेशन मेथड क्या होता है कि भाई सिवरल रूट्स, ये जो है एम्ब्रायोनिक एग इनोकुलेशन आप डिफरेंट रूट से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोरोनियो एलेंटिक मेम्ब्रेन, जो कैम मेम्ब्रेन होती है एग में, कोरियन एलेंटोनिक मेम्ब्रेन, वहाँ कर सकते हो आप। एलेंटोनिक कैविटी से एम्ब्रायोनिक, वहाँ पे आप एग इनोकुलेशन वहाँ पे आप इनोकुलेट कर सकते हो एलेंटोनिक कैविटी में, एमनियोटिक सैक में, yolk sac inoculation. So these are the further routes in the embryonic egg inoculation method. And then there is a third method क्या है? That is टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है उसमें 3 टाइप्स होते हैं इसके फर्दर। टिश्यू कल्चर में किस बेसिस पे ये टाइप्स हैं? ऑरिजिन, क्रोमोसोमल कैरेक्टर और कितनी जनरेशन, इसका ऑरिजिन क्या है, क्रोमोसोमल कैरेक्टर कैसे है, और नंबर ऑफ जनरेशन के बेसिस पर टिश्यू कल्चर में 3 टाइप्स देखने को मिलेंगे। ऑर्गन कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर एंड द सेल कल्चर। ऑर्गन कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर एंड द सेल कल्चर। इसमें से हम सेल कल्चर को थोड़ा सा देखेंगे। तो सेल कल्चर क्या होता है? तो सेल कल्चर इज कंपैरेटिव इंपॉर्टेंट इन दीज टिश्यू कल्चर्स। सो सेल कल्चर इज़ व्हाट? प्राइमरी सेल कल्चर जो होता है उसके अंदर आप रीसस मंकी किडनी सेल कल्चर आता है, ह्यूमन एमनियन सेल कल्चर आता है, चिक एम्ब्रायो फाइब्रोब्लास्ट सेल कल्चर आता है। रीसस मंकी किडनी सेल कल्चर आता है, ह्यूमन एम्ब्रियन सेल कल्चर आता है एंड चिक एम्ब्रायो फाइब्रोब्लास्ट सेल कल्चर आता है। उसके अलावा डिप्लॉयड सेल स्ट्रेन्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं? WI38 देखने को मिलता है, HL8 में देखने को मिलता है आपको। फिर उसके अलावा कॉन्टीन्यूस लाइंस देखने को मिलती हैं आपको, कॉन्टीन्यूस सेल लाइंस, दैट इज़ HELA एंड मैक्लॉय, HEP2 एंड BMK21, वीरो KB. So these are the continuous cell lines which you see. And डिटेक्शन ऑफ द वायरस ग्रोथ इन सेल स्ट्रक्चर्स कल्चर। वायरस ग्रोथ हम डिटेक्ट करें अगर सेल कल्चर्स में, तो आप क्या वायरस की ग्रोथ किस एक सेल कल्चर हम कर रहे हैं बेसिकली। सेल कल्चर में वायरस की जो ग्रोथ हो रही है वो आप कैसे डिटेक्ट करोगे, या फिर किस तरह से डिटेक्शन होता है वायरस का कि वायरस की ग्रोथ हो रही है। तो साइटोपैथिक अफेक्ट देखने को, साइटोपैथिक अफेक्ट होता है एक आपका इंडिकेशन साइटोपैथिक अफेक्ट, कि साइटोपैथिक अफेक्ट इंड्यूस होता है वायरसेज में। वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे सिंसाइशियम फॉर्मेशन हो रहा है, सेल का नेक्रोसिस हो रहा है, लाइसिस हो रहा है, सेल डेथ हो रही है, सेल लाइसिस हो रहा है, सेल में क्लम्पिंग देखने को मिल रही है आपको। ऑल्सो सेल जो है वो आपस में राउंड हो गई, सेल्स राउंड हो जा रही हैं। फोकल डिजनरेशन देखने को मिल रहा है आपको, डिस्क्रीट फोकल डिजनरेशन। उसके अलावा आपको हीम एड्जॉर्प्शन, अलग अलग और फैक्टर्स जैसे हीम एड्जॉर्प्शन, ये भी वायरसेस की ग्रोथ का डिटेक्शन। by these also you can detect there is a growth of the viruses in the cell cultures. Heme adsorption, also interference is what, like there are 2 virus colonies is growing and the growth of this, like the first virus जो है वो inhibit करेगा दूसरे वायरस को कि like don't grow here, like बोलते हैं ना, उसको inhibit करेगा, उसको suppress करेगा, by the second virus by the interference, उसको interfere करेगा। Another one is the ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो होंगे वो सेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, एंड देन देयर कम्स द इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एंड ऑल्सो द डिटेक्शन ऑफ एंजाइम्स. Then there comes the laboratory diagnosis of viral infections. Laboratory diagnosis of viral infections. तो हम लेबोरेटरी में कैसे डायग्नोस करेंगे वायरल इन्फेक्शन? तो इंडिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे? फॉर एग्जांपल फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सर्टेन डिजीजेस का प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो रुबेला जो हो गया, तो रुबेला को आप डायग्नोस करोगे इन द फर्स्ट, अगर रुबेला जो है डायग्नोस किया गया फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, तो अबॉर्शन इज रिकमेंडेड। इफ अगर रुबेला को हमने फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज द फर्स्ट 3 मंथ में हमने डायग्नोस किया, और तो इन दैट कंडीशन अबॉर्शन जो है वो रिकमेंडेड होगा। ऑल्सो अगर कोई बेबी है, अगर बेबी इज़ बॉर्न, अगर कोई बेबी जो है वो जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ऐसे एंटीजन जो ऐसी मदर से बॉर्न हुआ है जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है जिसका, तो इम्यूनाइजेशन, तो उस बेबी का इम्यूनाइजेशन जो है वो बर्थ से ही मैंडेटरी रहेगा। ऑल्सो डिजीज़ का डायग्नोसिस कॉज बाय द वायरसेस, फॉर एग्जांपल जैसे हर्ब्स हो गया, फॉर विच एंटीवायरल कीमोथेरेपी अवेलेबल।
Also, screening of the blood donors. In screening of the blood donors for HIV and hepatitis B viruses, blood donor की screening for HIV and hepatitis B viruses, early detection of epidemics, early detection of epidemic जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियोमाइलिटिस हो गया, एनसेफेलाइटिस हो गया, एक्सेट्रा. इसका तो स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड डोनर फॉर HIV हेपेटाइटिस बी वायरसेस, इन्फ्लुएंजा, पोलियोमाइलिटिस, एनसेफेलाइटिस एक्सेट्रा. और क्या होता है, जो लैब में फॉलोइंग मेथड्स को हम कॉमनली एम्प्लॉयड करते हैं. लैब डिटेक्शन जो हमने लैब टेक्नीशियन बोली थी, तो उसमें एक तो आप डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो वायरस का और उसके कंपोनेंट्स का. फिर सबसे पहले आप क्या करोगे, वायरस का डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करोगे उसके कंपोनेंट्स का. देन व्हाट यू विल डू, आप वायरस को आइसोलेशन करोगे. लैब में आप क्या मेथड्स अप्लाई करोगे, वायरस को निकालने के लिए सबसे पहले वायरस को डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन वायरस का और उसके कंपोनेंट्स का. नेक्स्टली आप वायरस को आइसोलेशन करोगे. थर्ड इज लाइक यू जस्ट डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज. जो आप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है उनको आप डिटेक्शन करोगे उनका. सो फर्स्ट इज द डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वायरसेस एंड इट्स कंपोनेंट्स. सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से कर सकते हो आप. इलेक्ट्रोस्कोन माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी यूज कर सकते हो. लाइट माइक्रोस्कोपी, वायरल एंटीजन डिटेक्शन बाय ELISA, न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR. सो दीज आर द डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वायरसेस एंड इट्स कंपोनेंट्स. तो वायरसेस के डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, उसके कंपोनेंट जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंट, डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोपी सब कर सकते हो. ऑल्सो PCR इज ऑल्सो देयर. एंड हमने डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया वायरस का, उसके बाद हम वायरस को आइसोलेशन करेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन ऑफ वायरस. आफ्टर आइसोलेशन ऑफ वायरसेस हम जाएंगे डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का तरफ. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पेयर्ड सीरा लेंगे पेशेंट से. तो पेशेंट से आप पेयर्ड सीरा कलेक्ट करोगे. एक्यूट सैंपल जो है इसका कलेक्टेड अर्ली इन द कोर्स ऑफ डिजीज़. जब पेशेंट को डिजीज़ हो रही होगी तो अर्ली स्टेज में हम उसका एक्यूट सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्टेड अर्ली इन द कोर्स ऑफ द डिजीज़. फिर उसके अलावा हम कॉन्वेलेसेंट सैंपल कलेक्ट करेंगे 10 to 14 डेज लेटर. हमने एक्यूट सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम 10 to 14 डेज बाद कॉन्वेलेसेंट सैंपल कलेक्ट करेंगे कलेक्टेड 10 to 14 डेज लेटर. और जो सीरोलॉजिकल टेक्निक्स है उसको एम्प्लॉयड करेंगे वुड डिपेंड ऑन द वायरस. अदर सीरोलॉजिकल टेक्निक्स से आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, कि आप ELISA यूज़ कर रहे हो या फिर इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट यूज़ कर रहे हैं आप, या फिर डिफरेंट ऐसे यू आर यूजिंग. सो दैट सीरोलॉजिकल टेक्निक विच यू आर यूजिंग, एंड दैट सीरोलॉजी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वायरसेस, कौन सा वायरस है. सो दैट इज़ द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़. आप सैंपल लोगे, आप पेयर्ड सीरा लोगे, पहले एक्यूट सैंपल लोगे, फिर बाद में कॉन्वल्सेंट सैंपल लोगे. उसके अलावा नेक्स्ट थिंग आता है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस. तो वायरसेस का नॉमेनक्लेचर. सो जो फैमिलीज, सब फैमिलीज और जेनरा ऑफ वायरसेस है, जो सबसे मेन जैसे मतलब फैमिली है उसके नीचे आती है सब फैमिली, उसका भी छोटा जनरल और भी लोकल लेवल आता है जैसे जेनरा. तो ये सब को हम वायरस लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे विरिडे. वायरस की फैमिली को, जैसे आपको कहीं विरिडे टाइप का वर्ड देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वुड बिलोंग्स टू द वायरस फैमिली. एंड ऑल्सो विरीनेई सब फैमिली, एंड विरीस. तो एंड वायरस आपको विरिडे, विरिने एंड वायरस. सो बेसिकली फैमिली, सब फैमिली और जेनरा. वायरस के लिए हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं. उसके अलावा एक हमको छोटी सी चीज़ और देखनी है, दैट इज़ प्रायॉन्स. प्रायॉन्स क्या होते हैं, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं. वायरॉन्स क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं. सो ये और प्रायॉन्स क्या होता है, प्रायॉन्स जो है इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं. और इसके अंदर कोई भी डिटेक्टेबल न्यूक्लिक एसिड नहीं देखने को मिलता है आपको, मतलब केवल प्रोटीन के बने हुए होते हैं. उसके अंदर आपको कोई न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA RNA कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको प्रायॉन्स के अंदर. इन्फेक्शियस होते हैं ये प्रोटीन्स. ये जो होते हैं स्लो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं विद लॉन्ग इंक्यूबेशन. ये स्लो इन्फेक्शन कॉज करेंगे एक लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड के लिए. डिजीजेस कॉज्ड बाय देम, इसके से कौन कौन से डिजीज देखने को मिलते हैं आपको प्रायॉन्स से. प्रायॉन्स नहीं, ये आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा प्रायॉन्स अच्छे से. सो डिजीजेस कॉज्ड बाय देम इंक्लूड कौन कौन सी आएंगी, जैसे स्क्रैपी ऑफ द शीप. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द जैकॉब्स डिजीज. सो जैकॉब्स डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये डिजीज याद रखिएगा. जैकॉब्स डिजीज प्रायॉन्स से होती है. ऑल्सो मिंक इंसेफेलोपैथी, क्रूइज क्रूटफेल. सो दीज आर द डिजीजेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जैकॉब्स डिजीज. अगर आप कोई याद नहीं रखते डिजीज देन इट्स ऑल राइट, बट द मेन डिजीज यू नीड टू रिमेंबर इज द जैकॉब्स डिजीज. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू प्रायॉन्स. सो दिस टॉपिक इज क्लियर. दिस जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस हमने देखा आज के टॉपिक में.
अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। द इंस्टाग्राम लिंक ऑफ माई प्रोफाइल इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द अबाउट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ।